उसमें जो सबसे ज़्यादा जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो होता है सेविंग बैंक अकाउंट। मैम अकाउंट पे आ गई। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आज तक कौन कौन बैंक गया हुआ है यार? ऑपरेटिंग देर बैंक तो यहाँ आके मेरा क्वेश्चन होता है कि जब हमारा खुद का खाता है तो हमको उसको ऑपरेट करना भी तो आना चाहिए। अच्छा, मोबाइल कितने लोगों के पास है? क्यों पास होगा? किसके पास नहीं है? कितने लोगों के पास नहीं है? फिर अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हुई, कैसे की? पोर्टेबल, मतलब पापा के भी मोबाइल है तो वो तो अपना ही है ना। अब बताओ मोबाइल कितने लोगों के पास नहीं है? उन्हीं बार आपके पापा के पास भी नहीं है, मम्मी के पास। तो कैसे पढ़ते हो? शेयर करते हो। वेरी गुड मैम। एक तो इनका नाम लिखना चाहिए और शी नीड्स ए मोबाइल। अब मुझे ये बताओ कि जितने लोगों के पास मोबाइल है, पापा के पास, कितने लोग बैंकिंग सेवाएं उसी मोबाइल से कर रहे हैं? हैव यू एवर ट्राइड दैट? किसी ने कोशिश की बैंक अकाउंट को? हाँ, हेलो, वेरी गुड। आपका नाम? रुबीना। मेरे को एक बार बताओ कौन सा खाता है आपका बैंक में? बचत खाता, सेविंग बैंक। ये एक तरह का प्रकार बताना है जो अभी हम लोग आगे किसके नाम से खुला हुआ है? खुद के नाम से। क्या ट्रांजैक्शन करते हो आप बैंक में? अच्छा, आप लोगों में से कोई कमाता है? नो वन। पता है आजकल लोग घर बैठे कमाते हैं। आपको ये भी पता है? मैं आयशा मैडम को बुक देख के जाऊंगी, आपको सिखाएंगी घर बैठे कैसे कमाते हैं। मोबाइल से नहीं, हाथों से। ठीक है, मैं बता के जाऊंगी कैसे कमाते हैं। सो आपकी इनकम तो है नहीं, तो अभी आप क्या ऑपरेशन करते हो बैंक से? क्या पॉकेट मनी मिलती है अभी? 100 रुपये मिले। कितना बच जाता है? कर देते। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जो अवेयर है कि सबसे पहले तो हमको पैसे बचाना है, सेविंग्स करनी है, बैंक अकाउंट होना चाहिए, हमको ऑपरेट करते आना चाहिए। अभी ये कैश कैसे जमा कराने जाती हो? क्या क्या भरना पड़ता है कैश से? मैम सेलर का नाम, खाता धारक का नाम, अपना अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, अपना पता और जितने मोबाइल नंबर भरते हो, इसका क्या फायदा होता है? जैसे हमें कोई ज़रूरत है बैंक से, नहीं जैसे हमने पैसे निकाले बैंक से तो वो अकाउंट में मोबाइल में आ जाता है, उसमें मैसेज के जमा करने का? आप अभी कैश जमा करने की बात कर रहे हो, उस पर हमने मोबाइल नंबर लिखा। हाँ, जमा भी करते हैं तो उस पर नोटिस आ जाता है, उसका मैसेज आता मैसेज आ है। जाता है। तो अब मैडम आपको ये बताएंगी कि अगर आप खाता ऑपरेशन सीख जाते हैं, एक तो हुआ कि बैंक में जाके आप जमा करा रहे हो, पैसे निकाल रहे हो, एटीएम में बताएंगे अभी कि पैसा एटीएम से कैसे निकल जाएगा, बैंक अकाउंट खोलना कैसे है, फिर उसको ऑपरेट कैसे करना है, वो सब आप सीखेंगे। और मैं आयशा मैडम को बोल के जाऊंगी जितने लोगों के बैंक खाते हैं वो स्कूल में आके अपना वो दिखाएंगे, क्या बैंक स्टेटमेंट, किस किस के पास एटीएम है वो देखेंगे आयशा में, और आपसे सबसे ट्रायल करवाएंगे एटीएम से पैसे निकलवाने। ठीक है, और आप लोग अपने मोबाइल से अपना बैंक कैसे ऑपरेट करोगे वो उनका होमवर्क है आयशा मैडम। ठीक है, तो अच्छे से सुनना है करना कैसे। ओके, अच्छा आप लोगों के पास एक डायरी और पेन है ना, लिखते
बैंक की पासबुक ला के आयशा मैम को दिखानी है कि हमारा बैंक में खाता है। जब आप पासबुक लेके आओगे ना तो पासबुक के अंदर देखना क्या लिखा हुआ क्या होता है, आपका नाम, नंबर कि पापा का नाम नहीं होगी तो बैंक जाके आप पासबुक निकलवा के आओगे। बैंक बोलेगा आजकल पासबुक सिस्टम खत्म हो गया, सर हमारा स्टेटमेंट देखिए। बोलेगा स्टेटमेंट के चार्ज लगेंगे 25 रुपये 100 रुपये, कितने को भारी बनाएंगे उनको। बोलना सर हमको तो मोबाइल पे मेरा स्टेटमेंट कैसे आ जाएगा, ठीक है ना, सबसे इजी हो जाएगा। तो अपन मोबाइल पे ला के दिखा देंगे मैडम। तो हम आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं वो समझिए, ठीक है। तो आपका होमवर्क हो गया, आपका सबको आपका बैंक स्टेटमेंट ला के मैडम को दिखाना है। हर महीने कितनी सेविंग्स कर सकते हो ये अभी मैं कमिट करवाऊंगी आपसे, ठीक है, जैसे वो कर रही है मैडम। उसके बाद अब मैम सुनाएंगे कैसे कैसे जमा कराते हैं, कैसे बनाते हैं। हम लोग ये जो अकाउंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये जैसे अभी आप लोगों के पास बचत खाता है, लेकिन हम लोग बाकी भी सारे अकाउंट्स के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग कभी भी अगर बैंक जाएं या आप लोगों को कोई इस बारे में कभी कुछ बोले तो आपको पता हो कि हाँ हमने ये पढ़ा हुआ है या हमने इसके बारे में सुना। ऐसा ना लगे कि ये क्या होता है, हमने तो कभी सुना ही नहीं। तो इसलिए हम आपकी ज़रूरत के अलावा भी कुछ अकाउंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं ताकि हमें हमेशा किसी के सामने ऐसा ना लगे कि ये सब चीज़ें तो हमने कभी सुनी नहीं है, ये सब चीज़ें हमने कभी देखी नहीं, ठीक है। अभी आप लोगों को जैसे उन्होंने बताया कि आप लोग सबके पास सेविंग बैंक अकाउंट्स हैं, और सेविंग बैंक अकाउंट इसलिए खुलाए जाते हैं क्योंकि हम लोगों की जो छोटी छोटी बचत होती है हम उसमें जमा करा सकें और ज़रूरत पड़ने पर उसमें से निकाल सकें। तो सेविंग में पैसे जमा कराने के लिए हमें एक पासबुक मिल जाती है जो हम सभी के पास में होगी। उस पासबुक के फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पन्ने में क्या होता है, ये देखिए ये जो सब चीजें हैं IFSC नंबर क्या है, तब हम लोग सोचेंगे कि वो क्या होता है।
तो हमें अपनी पासबुक पे जाना है और वहाँ से हमारा IFSC नंबर सामने वाले को बताना है। ठीक है, तो ये हमारी पासबुक का पहला पेज है। अब ये हमारी पासबुक है, हम जब भी बैंक में जाएंगे तो हम इसमें एंट्री करवा सकते हैं। हम उनको बोल सकते हैं कि आप हमारे बैंक में एंट्री कर दीजिए, उसमें आपका सब कुछ आ जाएगा कि आपने कब क्या जमा किया, कब क्या निकाला, तो वर्षों तक की आपकी सारी जानकारी उस पासबुक में रहती है। और आजकल तो क्या होता है कि जो बैंक के बाहर ना पासबुक का मशीन ही रहती है, जिसमें आपने सिर्फ पासबुक डाली, वो आपका अकाउंट नंबर वहाँ से डिटेक्ट कर लेता है, देख लेता है और अपने आप एंट्री कर देता है। मतलब आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि सर आप मेरी एंट्री कर दीजिए बैंक पासबुक में, या मैम, वहाँ पे होता है और उसमें सब कुछ लिखा रहता है। स्टेप बाय स्टेप आपको वो लोग पूछते जाएंगे, आपको वो बटन्स दबाने हैं और उसके बाद में आपके पासबुक में अपने आप एंट्री हो जाती है आपके अकाउंट नंबर से। अब बचत खाते में क्या दो काम करते हैं हम, एक तो पैसा जमा कराना और एक पैसा निकालना। तो जमा कराने के लिए कौन सी स्लिप यूज करते हैं हम लोग, वहाँ पर जमा कराने के लिए हम कैश डिपॉजिट, मतलब कैश जमा करने वाली स्लिप जमा यूज करते हैं। अब उस स्लिप में वो बैंक के बाहर एक टेबल रखा होता है, वहाँ पर सारी स्लिप पड़ी होगी। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें अभी हम बैंक गए हैं कैश जमा कराने के लिए, तो हम वो जमा स्लिप लेंगे। उसमें आगे इंग्लिश में होता है, अगर आपको इंग्लिश में अपनी जानकारियाँ भरनी है और पीछे उसमें सारी हिंदी की जानकारी होगी, तो आप दोनों में से किसी भी तरफ से उसे भर सकते हैं। अब कैश डिपॉजिट स्लिप में ये इस तरीके की रिसिप्ट होगी। जब हम ये देखते हैं ना तो हमें बड़ा डर सा लगता है। पहले मैं जाती थी तो मुझे बड़ी घबराहट होती थी कि इसमें क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, तो आसपास किसी से पूछना पड़ता था कि क्या भरें, कैसे भरें। लेकिन अब इतनी बार भरने के बाद अब लगता है कि हाँ ठीक है, अब भर लेंगे। इसके अंदर हमें कुछ बेसिक, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भरनी है कि हमें कौन से अकाउंट में पैसा जमा कराना है, उसका अकाउंट नंबर जो यहाँ पे लिखा है, दोनों तरफ। ये दोनों एक हिस्सा पढ़ के हमारे पास आ जाता है सील लग करके, और जो एक हिस्सा है वो बैंक में वो लोग ले लेते हैं। ये जो हिस्सा रहता है ये अगर हम अपने पास संभाल के रखें तो बाद में अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो हम लोग वो दिखा सकते हैं कि हमने सही सही सब कुछ भरा था, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो वो आपकी गलती है। ठीक है, तो इसमें हमको अकाउंट नंबर लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर यानी हमारा फ़ोन नंबर लिखना है। हम लोग फ़ोन नंबर वहाँ इसलिए लिखते हैं कि कभी कुछ गड़बड़ होती है तो वो लोग हमें फ़ोन कर देंगे। वैसे बैंक के पास में हमारे जब हमने अकाउंट खोला है तो वो हमारे फ़ोन नंबर पहले ही ले लेते हैं, तो जो मैसेजेस आना है वो तो ऑलरेडी हमें आएंगे ही, लेकिन यहाँ पे जो भरा जाता है वो इसलिए ताकि अगर कुछ गड़बड़ होती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमें कॉल कर सकें। अकाउंट नंबर इसमें लिखना ज़रूरी है। इसमें हमारा नाम, जिस अकाउंट में हम पैसे जमा कर रहे हैं वो लिखना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग कैश जमा कर रहे हैं या चेक। बेसिकली अभी जो हम लोग करते हैं तो अभी तो हम लोग कैश ही जमा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी अगर हम लोग चेक जमा कर रहे हैं किसी और का, जैसे हमारे पास चेक आया, स्कॉलरशिप का भी कभी इस तरीके से होता है कि चेक आता है, तो अगर आप लोग चेक जमा कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर चेक नंबर और सिटी और बैंक का नाम, जिस बैंक से आया है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, और अमाउंट लिखना होगा। अगर आप कैश जमा कर रहे हैं तो आपको लिखना है कि 500 के कितने नोट हैं, 100 के कितने नोट हैं, ठीक है, और वहाँ पर टोटल कितना हुआ उसका वो आपको लिखना रहेगा। और उसके बाद नीचे एक जगह होता है कि डिपॉजिटर का नाम, जैसे आपके अकाउंट में कोई और जाकर भी जमा करा रहा है, आप सब लोग अपना अकाउंट खुद भले ही हो सकता है कभी ऑपरेट करते हैं कभी नहीं भी करते हैं, तो कोई और जमा कराए तो वहाँ पे डिपॉजिटर का नाम और फ़ोन नंबर लिखा जाता है ताकि जानकारी रहे कि बाद में किसने जमा कराया था, क्या हुआ। तो ये तो हो गए पैसे जमा कराना। अब पैसे निकालना, तो उसके लिए हम कौन सी स्लिप यूज़ करेंगे, निकालने वाली कैश विड्रॉल स्लिप, उसको इंग्लिश में कहा जाता है, और कैश निकासी स्लिप उसे हिंदी में कहा जाता है, ये वाली, ठीक है। इसके अब हम लोग पैसे निकालने गए, इसमें हमें सबसे पहले डेट लिखनी है जो हमारी डेट है, उसके बाद अकाउंट नंबर हमें लिखना है, विड्रॉल मीन्स निकालना, डिपॉजिट मीन्स जमा करना, हाँ। सब आपका होमवर्क है। हाँ, अभी मैम आके पूछेगी आप लोगों से। अपना नाम लिखना है, रुपीस
सकते हैं और इंग्लिश में। आपको दिख रहा है पीछे, है ना? ठीक है, तो आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख सकते हैं और फिर से आपका मोबाइल नंबर लिखवा है। क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों को अर्जेंटली आपसे कुछ पूछना है या कोई बात, मतलब जैसे कभी भी हम लोग चेक नंबर गलत लिख देते हैं कुछ भी, काफ़ी बार हमारे पास भी फ़ोन आते हैं कि आपने इसमें ये गलती कर दी, तो आप आइए बैंक में और इसे ठीक करो। तो इसलिए हर स्लिप पे हमसे हमारे फ़ोन नंबर लिखाए जाते हैं और उसके बाद हमारा साइन करा जाता है। तो आप लोग, अच्छा, आप बैंक में जाएंगे ना, तो सारे बैंक में काम तो एक ही तरीके का होता है, लेकिन हो सकता है किसी बैंक में जो कोई डिपार्टमेंट किधर हो कोई हो। बेसिकली सब बैंक में चार जगह होगी कि एक तो कैश डिपॉजिट का काउंटर होता है, 2 काउंटर रहेंगे, एक कैश डिपॉजिट का और एक कैश विड्रॉल का। मतलब एक जमा कराने वाला काउंटर होगा और एक निकालने वाला काउंटर। कैश डिपॉजिट स्लिप कैसे, है ना, हार्ड कॉपी स्कूल में है, आप स्क्रीन है, आप लोगों को तो मैम एक बार दिखा देंगे, दोनों एक मुँह वाला हो। जब आप कभी भी अगर इसे देख लेंगे ना, उसके बाद जब आप बैंक में जाएंगे तो हमेशा कॉन्फिडेंस से जाएंगे। कभी आपको टेंशन नहीं होगा कि मैं इसमें क्या भरूँ, कैसे भरूँ, या आपको आसपास किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि उसमें बेसिकली जो चीज़ें भरनी है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब हमने जमा कराने वाली स्लिप भरी, एक डिपॉजिट वाला काउंटर होता है जमा वाला, लेकिन हमने निकालने वाली स्लिप भरी है तो हम विड्रॉल वाले काउंटर पे जाएंगे। वो लोग हमारे साइन हमारी उससे मैच करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके पास रहेंगे और उसके बाद हमें पैसे दे देंगे। लेकिन अब आजकल जो है, कोई भी कैश विड्रॉल करने के लिए बैंक बहुत कम ही जाता है। मतलब हम लोगों को बैंक वालों ने क्या एटीएम दे दिया। आप लोगों ने एटीएम देखे हैं, एटीएम जो कार्ड रहते हैं, तो आजकल हम लोगों के पास में कुछ एटीएम कार्ड, मतलब एटीएम कार्ड्स आ गए और ज़्यादातर लोग अब वही यूज़ करते हैं। आप लोगों ने कभी एटीएम जाकर पैसे निकाले हैं एटीएम से, और ऐसा लगता होगा ना कि बड़ा मुश्किल सा काम है ये, कैसे करेंगे, लेकिन जब एक बार करेंगे तो उसके बाद कभी डर नहीं लगेगा। इतना इजी लगेगा कि बैंक जाकर पैसे निकालने से अच्छा है कि हम लोग एटीएम से पैसे निकालें। तो एटीएम एक ऐसा कार्ड रहता है, उसमें से आप लोगों, अगर अपने बैंक, आपके पास सेविंग बैंक है तो आप अपने बैंक में जाकर बोल सकते हैं कि आप लोग हमें से एटीएम कार्ड इशू कर दीजिए। तो वो लोग आपको आपसे एक फॉर्म भरवा करके एटीएम कार्ड आपके घर आता है और उसका पास एक पिन होता है 4 नंबर्स का, वो पिन भी आपके घर अलग से आता है। तो इसमें जो एटीएम है, ये इस तरीके का एटीएम कार्ड है। इस एटीएम कार्ड पे आपका नाम लिखा होगा हमेशा, जो आपका खाता जिस नाम से आपने खोला है उस खाते का नाम यहाँ पे लिखा होगा नीचे, और इस पे एक नंबर होंगे, वो आपके एटीएम नंबर जो रहेंगे। और यहाँ पे ये जो सुनहरे कलर का गोल्डन सा जो आपको दिख रहा है ना, वो एक चिप रहती है जिसमें हमारे खाते की सारी जानकारी, उसमें कितने पैसे हैं, कितने हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी एटीएम मशीन में आप जाओगे ये कार्ड लेकर के, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमको सबसे पहले तो अपनी बारी का इंतज़ार करना है। अगर अंदर कोई है तो हमें नहीं जाना है, क्योंकि वो उस वक्त अपने पैसे निकाल रहा है, तो हमें उस वक्त बाहर खड़े रह के अपनी बारी का इंतज़ार करना और ना ही झाँक कर देखना है कि वो क्या कर रहा है, कि वो क्या नंबर डाल रहा है। फिर उसके बाद में हमको इस तरीके की जो मशीन रहेगी, यहाँ पे लिखा रहता है कि आपको एटीएम कार्ड यहाँ डालिए, इंग्लिश में या हिंदी में। तो आपको यहाँ पे जो चिप है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ताकि जो मशीन है उसे रीड कर सके, पढ़ सके। ये एक एटीएम है, यहाँ पर जिनका एटीएम है ये अलग अलग, ये बैंक का नाम है, BOI का एटीएम कार्ड है ये। ठीक है, दिख रहा है सबको, है ना? और यहाँ पे ये गोल्डन कलर की चिप रखी है, आपको इस तरफ से उसको मशीन के अंदर डालना है। जैसे हमारे उस मशीन में हम लोग डाल रहे हैं, उसके बाद वो हमसे एक क्वेश्चन पूछता है कि आपको क्या
पहले आपको अपनी भाषा सेलेक्ट करनी। भाषा मतलब वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आपको अगर हिंदी में कंफर्टेबल लगता है कि हम हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर हिंदी वाला बटन दबाना है। उसके बाद में आपको कैश विड्रॉल का विकल्प चुनना है। कैश विड्रॉल का मतलब क्या होता है? पैसे निकालना। तो आपको पैसे निकालने का विकल्प चुनना। उसके बाद वो आपसे पूछे कि आपका अकाउंट किस तरीके का है, करंट है, सेविंग है, क्रेडिट है या वॉलेट है। तो अभी हम लोग नॉर्मली सिंपल सा सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा अकाउंट भी सेविंग ही है तो हम लोग सेविंग वाला बटन दबाएंगे। उसके बाद में जो ब्लैक बटन है वो हमें दबाना है। उसके बाद वो हमसे हमारा पासवर्ड पूछता है। वो जो 4 नंबर का पिन हमारे घर आया था एटीएम कार्ड के बाद में, दोनों चीज़ें अलग अलग हमारे घर आती है। वो 4 नंबर का पिन हमें हमेशा याद रखना है और कभी किसी को बताना नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर हमारा कार्ड बन गया तो कोई भी उससे फिर वो पिन से पैसे निकाल सकता है। तो वो पिन में आपको जब वो आपसे पिन पूछेगा तो आपको वो 4 नंबर दबाने हैं। अगर वो पिन सही होगा तो वो आपको आगे ले जाएगा, नहीं तो वो आपको वहीं से बाहर कर देगा। तो हमें वो पिन याद रखना है, लेकिन आसपास वालों को किसी को बताना नहीं है। हमने पासवर्ड दबाया, उसके बाद वो हमसे पूछेगा कि आपको कितने पैसे निकालने हैं, तो हमें दबाना है। नंबर्स वहाँ सारे होंगे मशीन के अंदर। अब अलग अलग बैंक्स की एटीएम मशीन अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कुछ चीज़ें जो यहाँ पे हमने पढ़ी वो पहले पूछी जाए, किसी मशीन में वो बाद में पूछी जाए, पर पूछा यही सब कुछ जाएगा आपसे। तो आपको उसके बाद में अपना अमाउंट लिखना है कि मुझे 500 रुपये निकालने हैं। दबाया आपने और वहाँ से मशीन से 500 रुपये बाहर आ जाएंगे। आपको देखना है, काउंट करना है और उसके बाद आपको वहाँ से आने से पहले हमेशा ये देखना है कि जो हमारा कार्ड है वो भी बाहर आ गया है और उसके बाद जो स्क्रीन है उस पर धन्यवाद लिखा हुआ आ गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने उसे खुला छोड़ दिया और हम लोग बाहर आ गए। जब वो पूछता है कि आपको कुछ और करना है तो हमने बताया कि नहीं, हमने हमारे पैसे निकाल लिए, अब हमें कुछ और नहीं करना है। हमने नो का बटन दबा दिया, उसके बाद धन्यवाद वाली स्क्रीन आ गई है या फिर ये लिखा है कि वापस से अपना कार्ड डालिए, मतलब किसी और के लिए। तो उसके बाद हम आ सकते हैं आराम से। फिर उसके बाद हम लोग वापस आ सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे कभी ऐसा हुआ कि हमारा ये एटीएम कार्ड हमसे गुम गया, तो अब हम क्या करेंगे? ये तो टेंशन वाली बात हो गई। हमारा पिन तो नहीं पता है किसी को जो इसका पासवर्ड है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो हो गई। क्या करेंगे हम लोग से? हाँ बताइए। वेरी गुड। हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके सबसे पहले हमारे एटीएम को बैंक में जाकर इंफॉर्मेशन देनी होगी। या तो फ़ोन से, अगर हम कहीं बाहर हैं किसी सिटी में, हम वहाँ नहीं है, वहाँ हमारा एटीएम खो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? बैंक में फ़ोन करेंगे। या फिर बैंक की, अगर हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं तो बैंक की साइट पे जाकर भी हम अपना एटीएम ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है? और अगर नहीं है हम लोग घर के आसपास में, बैंक के पास में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? बैंक जाकर हमारा एटीएम ब्लॉक करेंगे। वेरी गुड। तो इसको हमें हमेशा संभाल के रखना है और क्या करना है? इसका पिन किसी को नहीं बताना है। और अगर ये खो जाता है तो हमें सबसे पहले बैंक में लॉक करना है। वेरी गुड। अच्छा, ये तो एटीएम है। उसके अलावा हम कैसे किसी को, अगर हमें पैसे देने हैं तो कैसे दे सकते हैं? और क्या तरीका है? फीस किसकी पेटीएम से पे की है? यहाँ पे किसी ने पेटीएम की फी पेटीएम से, फोन पे, गूगल पे नहीं
सिम लॉक करवाएंगे, हमारा पेटीएम, हमारी जो भी अगर हमने उसमें कोई ऐप खोल रखा है और उसमें पिन डाल रखा है तो हम उसको भी हाथों हाथ फोन करके या फिर इंटरनेट से ब्लॉक करवाएंगे। वेरी गुड। बैंक अकाउंट आप सबने खोल रखा है तो आपको पता है कि उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है ना? मैंने अभी बताया था, आप बताओगे कोई अपने से? बताइए। आधार कार्ड, 2 फोटो और एड्रेस। अगर एड्रेस में हम अपना बिल जो रहता है ना वो भी दे सकते हैं, और दूसरी जैसे अपना वो क्या बोलते हैं अभी घर की जो स्लिप रहती है वो भी दे सकते हैं। और हमारा पासपोर्ट भी दे सकते हैं अगर हमारे पास। वेरी गुड, तालियां के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बैंक खातों के प्रकार पढ़ रहे थे। हमने सबसे पहले तो पढ़ा जो हम यूज करते हैं, बचत खाता। उसके बाद एक होता है करंट अकाउंट। अगर हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि हमें कभी पैसे जमा कराने हैं कभी निकालने हैं। उन लोगों को रोज पैसे जमा कराने रहते हैं और रोज निकालने रहते हैं, तो उनके लिए अलग फैसिलिटी दी है करंट अकाउंट कि उनमें वो जितनी बार चाहे पैसे जमा करा सकते हैं और जितनी बार चाहे पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा होता है बैंक उन्हें फैसिलिटी देती है कि उन्होंने जितने पैसे उनके अकाउंट में उससे ज़्यादा भी वो निकाल सकते हैं। उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। मतलब आपके पास जितने पैसे जमा हैं उससे भी ज़्यादा आप पैसे निकाल सकते हैं। वो बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट में फैसिलिटीज होती है। तो हमारा हाँ, उसके बाद में ये हमारा बचत खाता है जो हम लोग यूज़ करते हैं। करंट अकाउंट आपको समझ में है कौन यूज़ करता है? बिजनेसमैन। उसके बाद एक सैलरी अकाउंट होता है कि आप कहीं काम करते हैं, वहाँ पर आप लोगों के सैलरी अकाउंट खुलाए जाते हैं। जो कंपनी है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आपकी सैलरी 1 तारीख को या 10 तारीख को जो भी आपकी डेट है वहाँ डाल देगी, या और भी कुछ है तो वो उसमें डाल देगी सारे एम्प्लॉयज़ की एक साथ। तो ये सैलरी अकाउंट खुलाए जाते हैं। तो ये स्पेसिफिकली किसके लिए रहते हैं? सिर्फ जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए। उसके बाद एफडी अकाउंट। एफडी के बारे में सुना है आप लोगों ने? एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। हमारे पास कुछ पैसे पड़े हैं जैसे कि 1000 रुपये, और हमें अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि अभी 1 साल तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो हम क्या करेंगे? एफडी अकाउंट में जमा करेंगे। एफडी में पैसे हम लोग 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए जमा कर सकते हैं। ठीक है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि हमें उस पैसों की ज़रूरत कब पड़ेगी, तो हम लोग उतने टाइम के लिए उस पैसे को जमा करेंगे और उससे हमें ब्याज मिलता है कि जब हम अपने पैसों को निकालेंगे तब हमें वो बढ़ करके मिलेंगे। तो फायदा हो गया। अगर हम उन्हें घर में रखते तो क्या होता, वो उतने के उतने ही रह जाते। अब क्या होगा, एफडी अकाउंट से क्या होगा, हम लोगों को वो पैसे बढ़कर मिलेंगे। लेकिन आपके पास अभी 1000 रुपये नहीं है, अभी सिर्फ 100 रुपये, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हर महीने मैं 100 रुपये बचा लेती हूँ, तो फिर आप क्या करेंगे? हर महीने एफडी कराएंगे। हर महीने बैंक जाएंगे, एक एफडी करवाएंगे 100 रुपये की, कि कुछ और कर सकते हैं? किसी को आइडिया है? हाँ, आप बोलें। नहीं, देखिए इसके लिए एक और अकाउंट होता है। जब आपके पास इकट्ठे पैसे हैं तो आप बैंक जाइए और एफडी करा लीजिए। लेकिन आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं, हर महीने 100 रुपये बचते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? आरडी अकाउंट, रिकरेंट डिपॉजिट अकाउंट। तो आरडी में क्या करते हैं? वो जो मीना है वो 500 रुपये बचा रही है महीने, है ना? बजट के ऊपर भी इंटरेस्ट हर महीने बढ़ बढ़ के मिलता जाएगा। तो अगर
पोस्ट ऑफिस के बारे में सुना है। बेसिकली कंसेप्ट वहीं से आया कि हर महीने पोस्ट ऑफिस में हम लोग कुछ पैसे जमा कर सकते हैं। आजकल जो हमारे पोस्ट ऑफिस है, अच्छा मुझे ये बताओ, कितने लोगों के घर में अभी ये बोला जाता है कि इंटरेस्ट के इनकम हमको नहीं लेनी है, होता है ना अपने में ब्याज कहते हैं ना, ब्याज की इनकम हमको नहीं रखनी है, ऐसा बोलते होंगे आपके देखो हम तो बढ़िया पर ब्याज बहुत प्यारा होता है। ठीक है, बोलिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, ये मेरी खुद की कमाई है जो मैं अपने एफर्ट से सीख के कर रही हूँ। इसको उस तरह से नहीं देखें कि हम ब्याज की कमाई करें, ये हमारी खुद की बचत करने में जो मेहनत लगी, ये पैसा बचाना आसान तो है नहीं, कहीं ना कहीं एक वो चिप्स का पैकेट बंद करना पड़ेगा तो 10 रुपये बचेंगे, है ना। मैगी कितनी बार खाते हो महीने में? मैगी कितनी बार खाते हो महीने में? एक बार, 2 बार? तो समझो ना, अगर अपन हर सैटरडे में मैगी खाते हैं, एक मैगी कम करो, ठीक है, तो उसमें मेहनत लगेगी, अपनी इच्छा को काटना पड़ेगा। तो ये जो अर्निंग का सोर्स बता रहे हैं आपको, वो आपकी उस मेहनत का फल है, ब्याज नहीं है, ये समझ के करना। ठीक है, एक बार ये सीख जाओगे लेकिन आप सेविंग बैंक में पैसा रखोगे तो बैंक अपने आप इंटरेस्ट दे ही देगा उसके ऊपर। नहीं, उससे फिर तुम 2 बच्चों को मैगी खिलाओ, खर्च कर दो। क्या है, वो पैसे को अपने को काम में नहीं लेना आपने, ऐसा प्रिंसिपल है ना आप लोगों का कि ब्याज की कमाई नहीं खानी है ना। तो जो तुम्हारी ब्याज की अर्निंग होती है उससे तुम, जैसे हम यहाँ आके कुछ काम कर रहे हैं, जैसा तुम भी कुछ कर लेना, एक दूसरे बच्चे को चॉकलेट खिला देना, एक दूसरे बच्चे को मैगी खिला देना जिसको नहीं मिल रही है, ठीक है, ऐसा समझ के समझना। लेकिन हमें बचत तो करनी है। हाँ ठीक है, हम लोग ना सेविंग बैंक बचत खाते से करंट अकाउंट पे आए, करंट से एफडी पे आए और एफडी से अभी आरडी अकाउंट पे आए। इसके बाद में सर, इसके बाद करना एनआरआई अकाउंट। एनआरआई पता है आपको क्या होता है? अच्छा, जो लोग इंडिया के हैं लेकिन बाहर रहते हैं, उनको है आपके यहाँ पे कोई जो इंडिया से बाहर रहते हैं? आपके कोई रिलेटिव्स दुबई में बाहर कहीं रहते हैं, गल्फ कंट्रीज, तो उन लोगों को हम लोग क्या कितने बोलते लोग हैं? ऐसे खड़ा करते हैं हाथ। थोड़ा सा तो मेरे को बाहर रहने वाला हो तो दोनों हाथ खड़े करो। अच्छी बात है ना, वो इंडिया को घुमा के बाहर से ला के दे रहे हैं, है ना। कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? मुंबई। पहले मुझे ये बताओ, मुंबई इंडिया में है कि इंडिया के बाहर है? नहीं बेटा, इंडिया के बाहर है, बाहर है मुंबई। कहाँ रहते हैं अंकल? मुंबई तो हिंदुस्तान में है, तो वो एनआरआई नहीं होंगे, है ना। उनको अपन एनआरआई बोलते हैं, और जो वहाँ रह रहे हैं परमानेंट, उनको बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। जो लोग इंडिया के बाहर रह रहे हैं लेकिन हैं हमारे देश के, उन लोगों के लिए अलग से अकाउंट खोला जाता है, अनिवासी भारतीय खाता, एनआरआई अकाउंट। वो लोग अपने पैसे वहाँ से उस खाते में जमा कराते हैं और हमारे पास यहाँ हमारे देश में आ जाते हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए कि वहाँ पर वो बचत कर सकते हैं और यहाँ पर
होल्डर, खाता धारक मतलब कौन है खाता धारक? उस खाता किसका है? हमारा, तो हम लोग खाता धारक हैं। उसके बाद भुगतान, हम लोग किसी को अगर भुगतान करते हैं, पैसे देते हैं तो उसे भुगतान कहते हैं। और जमा करें, बैंक को भुगतान कर रहे हैं हम लोग, बैंक में कुछ जमा करा रहे हैं तो जमा करना, भुगतान जमा करना। विड्रॉल मतलब बैंक से पैसे निकालना, वो हमने भी देखा। परिवहन, परिवहन मतलब जैसे आपके खाते से कब क्या निकाला, कब क्या डाला, वो सारी जानकारी, ट्रांजैक्शन। बैंक पासबुक पे हमने पढ़ा क्या क्या होता है, ये हम देख चुके हैं। कुछ कंफ्यूजन है किसी को इसके बारे में? ठीक है, अब कभी हमसे कोई IFSC कोड पूछेगा तो हम कहाँ जाके देखेंगे? हमारी पासबुक के फर्स्ट पेज। क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या होता है कि हम लोग बैंक से, अच्छा बैंक में पैसा जमा कराना निकालना ये तो हमने समझ लिया, लेकिन बैंक का एक और काम होता है लोन देना। ठीक है, तो जब कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ अपना काम करना है और हमें पैसों की ज़रूरत है, तो हम कहाँ से पैसे ले सकते हैं? या तो हमारी बचत में से, या फिर हमारे आसपास जिसके पास हो हम उनसे ले सकते हैं, या फिर हम लोग बैंक से लोन ले सकते हैं। तो क्रेडिट मतलब हम लोगों को बैंक से लोन लेते हैं, उसको हम लोग। आप लोगों को मुझे बताइए कि कितने लोगों को स्टूडेंट लोन देती गवर्नमेंट? पढ़ने के लिए कितने लोगों को लोन दिए जाते हैं? किसी ने अवेल किया अभी तक? तुमको पता है आगे तुमको लोन मिल सकता है? नहीं पता है तो फिर आगे की पढ़ाई कैसे करोगे? अगर किसी को डॉक्टर बनना है, उसको फीस भरनी है 5-10 लाख रुपए, बाहर जाके कहीं पढ़ाई करनी है। अभी तो MBA हो गया 5-10 लाख रुपए। किसी को डॉक्टर बनना है 50-100 लाख रुपए चाहिए, समझ लो 100 लाख, 1 करोड़। तो आप लोगों को पैसे कहाँ से मिलेंगे? बैंक से। और आपको बता दूँ MP गवर्नमेंट में ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें यूनिंग योर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू 12th क्लास, और उसके बाद टिल ग्रेजुएशन, फिर ग्रेजुएशन के बाद PG के लिए आपको लोन मिलते हैं। ये सब चीज़ें आपको आयशा मैम डिटेल में समझाएंगी, क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा काम की चीज़। किसी भी बच्ची की पढ़ाई पैसे के लिए नहीं छूटनी चाहिए। अब अपन खुद अर्न इतना नहीं करता है कि इतना सेव कर लेंगे, ठीक है? फादर कितना सेव कर पाते हैं मुझे पता नहीं है, उनके पास घर की और भी जिम्मेदारियां हैं। तो ऐसे में क्या आप अपनी पढ़ाई छोड़ दोगी? कहीं तो अंदर आएगा कि भाई मैं भी मैडम जैसी CA बनूं या मैडम जैसी PhD करूं, है ना? MAd करें, B.Ed करें, टीचर भी बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा और फीस लगती है। तो जो लोन की बात बोल रही है ये तो है, आप बिजनेस के लिए लोन ले सकते हो, वो अभी एक सेकंड चैप्टर है। बट चूँकि आप सब पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको बैंक से लोन मिलता है। स्टूडेंट कोटे में MP गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, टिल फ्रॉम 9th to 12th, then for graduation and then for PG, post graduation। मैं इन सबको अवॉइड कर रही हूँ। डेबिट मतलब हमने जो बैंक से हमारे पैसे निकाले हैं उसको हम लोग डेबिट कहते हैं। ब्याज जो बैंक के जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से वो हमारे जो पैसे जमा हैं उनके ऊपर हमें ब्याज देते हैं। प्रिंसिपल रेट और इंटरेस्ट, ये आपने पढ़ा है अभी मैथ्स में पढ़ा है। हाँ बताइए, आप लोगों ने पढ़ा है ये ब्याज की गणना कैसे की जाती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैथ्स में ये चैप्टर आया होगा कैसे?
सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन सबको आता है। पीछे वाले भूल तो नहीं गए 12th वाले, तो मैं इनसे बोलूँ सिखाएंगे। पीछे वाली बच्चे को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है। Is that so? ऐसा लग रहा है कि और रिएक्शन ही है। मैं फिर पूछ लूँगी सबके सामने कि इंटरेस्ट का नाम फॉर्मूला बताओ। यस मैडम, आप ही बताओ। आपका नाम? सोबिया। 1000 रुपीज़ मैंने आज जमा कराए बैंक में। मेरे को बैंक 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता। 1 साल बाद मेरे पास कितने पैसे होंगे? वेरी इजी, ट्राई। गलत भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल। 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपीज़। मेरे को 1000 रुपये साल भर जमा कराने के बाद उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो साल के बाद क्या मिलेगा? सिंपल। यू पीपल हैव टू बी वेरी एक्टिव। मैथ्स ऐसी चीज़ नहीं है कि 8 तक पढ़ के भूल जाओ। अगर हमने आर्ट्स ले लिया तो हमारा मैथ से कभी वास्ता नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको अपना घर चलाने के लिए अपना बजट बनाना पड़ेगा। अगर आप 10,000 रुपये अर्न करोगी तो खर्च कैसे करोगी, माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो निकालोगी बचेगा कितना। बैंक में कितना जमा कराऊंगी, कौन से बैंक में जमा कराने से फायदा है? तो आपको मैथ्स तो देखो आनी पड़ेगी, और ये बहुत सिंपल है मैथ्स, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट सरप्राइज नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपनी बैंक पासबुक में हो सकता है कि वहाँ कुछ गलती हो गई है, तो अगर हमें पता होगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है तो हम लोग उनको भी बता सकते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। तो इसलिए हमें आना चाहिए और हमें समझना चाहिए, वो कहीं भी काम आ सकता है हम लोगों को। ठीक है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे? कौन बताएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट करना। जैसे हमने कुछ लोन लिया है, हमने उसका जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं किया, तो अब जो हमने लोन लिया था और जो इंटरेस्ट है वो दोनों मिलाकर के उसके ऊपर हमारे को इंटरेस्ट लगेगा। अब तक किस पे लगता था? जितना हमने लोन लिया है उसके ऊपर, लेकिन अब क्या होगा? हमारे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट उसको बोलते हैं। मेथड्स ऑफ पेमेंट मतलब हम कैसे कैसे पे कर सकते हैं, हमने भी पढ़ा। बताएगा कौन? कोई बताएगा कि कैसे कैसे हम लोग पेमेंट कर सकते हैं? हमने कुछ खरीदा, बाजार जाके हमने कुछ खरीदा, कैसे पे कर सकते हैं? उसके लिए पैसे कैसे देंगे? सबसे इजी तरीका, सबसे इजी, आप लोग बाजार जाते हैं कैसे मतलब कैसे पेमेंट करते हैं? कैश। सबसे इजी तरीका जो हम लोग सब यूज़ करते हैं। उसके अलावा पेटीएम से कर सकते हैं, वेरी गुड। उसके अलावा फोन पे से कर सकते हैं। मैं वो ट्राई कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा हमारे पास जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आजकल आपने देखा है दुकान पर डेबिट कार्ड मशीन होती है, क्रेडिट कार्ड मशीन होती है, वहाँ सिर्फ हमारा कार्ड डालना रहता है, पिन डालना रहता है और उसके बाद हमारा पेमेंट हो जाता है। तो ये इस तरीके से वहाँ पर ऐसी मशीन रहती है दुकान पे, मॉल्स में, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग वहाँ अपना डेबिट कार्ड डालते हैं, वो लोग उससे हमारा पिन लेते हैं और उसके बाद हमारा पेमेंट हो जाता है। ठीक है, किया है आप लोगों ने डेबिट कार्ड से कभी पेमेंट कहीं पर जाकर बाजार में?
इंटरनेट बैंकिंग के लिए, और वो हमें याद रखना होगा और उसके थ्रू भी हम लोग अपना पेमेंट कर सकते हैं। या फिर यूपीआई जो हम लोग बात कर रहे थे, पेटीएम जो ऐप रहते हैं गूगल प्ले स्टोर से हम अपने फ़ोन में डाल सकते हैं, ठीक है ना। पेटीएम यूज़ किया है किसी ने? अभी हम लोग उसको कैसे यूज़ करेंगे वो आगे देखते हैं। या फिर हमारा एक डिजिटल वॉलेट रहता है कि काफ़ी सारी एक लोग हम लोग फ़ोन में अपना एक डिजिटल वॉलेट ले सकते हैं, वो हमारे बैंक अकाउंट से रिलेटेड रहता है। उसका भी एक पासवर्ड रहता है और हम लोग पेमेंट करने के लिए उससे भी पैसे दे सकते हैं। अच्छा, फाइनेंस टर्म्स ये है, किसी ने पढ़ा है फाइनेंस के बारे में? फाइनेंस मतलब वित्त, पैसे, मतलब सबसे पहले फाइनेंस में क्या आता है? हमारे पास आती है सबसे पहले फाइनेंस में इनकम। इनकम क्या होती है, कौन बताएगा मुझे? जो हम कमाते हैं, ठीक है, हम कुछ काम करते हैं, भले वो कुछ भी हो, हम कोई बिजनेस करते हैं या हम कभी ट्यूशन पढ़ाते हैं किसी को, या हमें कोई हुनर आता है जो हम घर से ही करते हैं, तो उससे क्या होती है, हमें इनकम आती है। इनकम के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर हम लोग बेसिकली वहीं पे तक है कि हम लोग कुछ काम करते हैं, उससे हमें जो पैसे मिलते हैं वो हमारी इनकम होती है। उसके बाद एक्सपेंसेस क्या होते हैं, खर्चा क्या होता है, कौन बता रहा है? हमारी ज़रूरतों के जो सामान होते हैं वो हम खरीदते हैं, उसमें क्या होता है, हमारा खर्चा होता है। तो इनकम हमारे पास आती है और इनकम में हमारे पास पैसे और खर्चे में पैसे हमारे यहाँ से जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ओके। मेरी एक फ्रेंड है, वो ऑनलाइन मेहंदी के ऑर्डर्स लेती है ना। उसके पास मेहंदी के ऑर्डर्स आते हैं बल्क में, तो बुक करती है। अब उसके जैसे उसने एक पार्टी से इनकम बुक की, उसके वहाँ का ऑर्डर मिला कि आपको 20,000 रुपये मिलेंगे एक दिन के, आपको यहाँ आना है, जितने भी हाथ मारने मान लो। उसने एग्री कर लिया, 20,000 रुपीज़ उसको मिले। अब उसको वो काम करने के लिए खर्चे क्या क्या करने पड़ेंगे, खर्चे भी करने पड़ेंगे। वो अपने ग्रुप को लेके जाएगी, अगर मान लो उसके साथ 6 साथी भी हो, सबको दिन भर के वो 500 रुपये भी देगी, तो 6 पंजे 30,000 रुपये, 3,000 रुपये तो उसको बांटने हैं। उसको मेहंदी के कोन खरीदने पड़ेंगे, बनानी पड़ेगी, तो रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, वो खर्चा है उसका। इस तरह से वहाँ का जाने का खर्चा, आने का खर्चा, तो एक हेड हो गया आपका इनकम। तो हम कभी भी अगर कुछ कमाने की सोचें तो उससे पीछे जुड़े हुए खर्चों को भी सोचते हुए चलें कि अगर मैंने ये काम करना शुरू किया तो मुझे इसके साथ साथ ये खर्चा भी होगा। जैसे आपने कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, अभी मैं जीनत स्कूल में गई थी, वो लड़की यूट्यूब पे कमा रही है बाय पुटिंग अच्छे एजुकेशनल वीडियोस डाल के। वो लड़की की इतनी व्यूअरशिप हो गई, उसको डॉलर्स में अमाउंट आता है 8th क्लास, ठीक है, 7th। अब उसको करने के लिए खर्चा तो करना पड़ता होगा ना। ऑनलाइन जो अपने को एक इंटरनेट कनेक्शन लेकर रखना है, उसको एक अच्छी क्वालिटी वाला कैमरा चाहिए या मोबाइल चाहिए, तो आप कभी भी अगर फाइनेंस को समझना चाहते हो तो इनकम के साथ साथ खर्चे को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो पता चले हम कमाने 5,000 जा रहे हैं और खर्चा 7,000 हो रहा है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग उन लोगों को बहुत ज़रूरी है जो 10th में है, 11th में है, 12th में है, अपना खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है ना, यू कैन स्टार्ट योर मेकअप इंस्टीट्यूशन। आप भी मेहंदी का ऐसा बल्क में ऑर्डर्स पे काम कर सकते हो। आप सिलाई वाली वर्किंग शुरू कर सकते हो, आजकल बुटीक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। वो आपके इंटरेस्ट है, आप क्या करना चाहते हैं। बट फाइनेंस मतलब आने और जाने को, आपके आने और जाने वाले पैसे
पैसे को समझने को बोलते हैं, फाइनेंस को समझना। जो मैडम ने बोला ना, हम पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं, हम यही करते हैं, कितना आने वाला है और कितना जाने वाला। बस आपकी स्कूल का मैडम बजट बनाती है, किस टीचर को कितना देना है, नहीं देना है, बच्चों को अभी कोल्ड ड्रिंक पिलाना है कि नहीं पिलाना है। शी हैज़ हर ओन बजट कि मेरी इतनी इनकम, मेरे इतने खर्चे, और नहीं तो फिर एचओ वाले डांटेंगे, उनके ऊपर प्रेशर है, तो खर्चा ज़्यादा नहीं कर सकती हैं, चाहे वो खुद सैलरी नहीं उठाएगी, सबकी बटी की नहीं बटी देखेंगी। तो आप जब भी कभी कमाने के लिए बाहर निकलते हो, यू हैव टू एनालिसिस द फाइनेंस, मतलब कि इनकम और एक्सपेंसेस का एनालिसिस करना आपका पहला काम है, ठीक है। तो दिस एक्सपेंसेस उस मतलब में बताइए, इसी मतलब से ऐसे बताइए। अच्छा, असेट्स क्या होती हैं? असेट्स मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो हमने खरीदी है और जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी, मतलब उससे हमें कोई फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा मतलब इनकम होने वाली है उससे, ठीक है। जैसे हमने हाँ, जो महंगी वाली लड़की है ना, उसने क्या करा, अब अपनी कमाई से एक गाड़ी खरीद ली, कार भी खरीद ली और टू व्हीलर भी, और वो सब एक साथ बैठ के जाती है और आती है। ये उनकी एसेट हो गई। अब उसके ऊपर बार बार उनको कन्वेंस का खर्चा बचने लग गया, तो ये किस स्टेप बाद की चीज़ है। एसेट्स बनती है, कम से कम आपका बिजनेस एक साल पूरा चलता है तो आप निकाल पाओगे कि मेरे पास इतना बचा, दैट इज़ योर एसेट्स। और अगर अपन इंडिविजुअल पर्पज से समझें अपने घर के हिसाब से, तो घर में हमारी एसेट्स हैं, जैसे स्कूल हमारी एसेट है, बिल्डिंग, ठीक है। आपके घर में आपका घर आपके पापा की संपत्ति है, एसेट, ओके। आपकी कार, आपके घर में और भी जो भी संपत्ति है, वो दैट इज कॉल्ड एज एसेट्स, ठीक है। ये आपको शायद अभी तक किसी कोर्स में समझाया नहीं क्या होगा, इसलिए बताया। इसके बाद आता है लायबिलिटी। लेकिन जैसे आपने कोई चीज़, लायबिलिटी मतलब कि कुछ ऐसा खर्चा, तो मेहंदी वाली ने क्या किया, प्रोविजनल स्टोर से बल्क में 10 किलो मेहंदी खरीदी, पैसा नहीं दिया, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, पे करना है उसको, लायबिलिटी है, उधारी करी, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। गाड़ी में पेट्रोल भराती जा रही है, पैसे नहीं दिए, तो उनकी लायबिलिटी। लायबिलिटी जितनी सर पे कम होगी उतनी आसान जिंदगी निकलेगी। इसलिए जब भी कोशिश रहे अपनी चादर जितनी लायबिलिटी होना, उससे ज़्यादा लायबिलिटी कभी नहीं होगी, उधारी भी नहीं लेना। तो लायबिलिटी मतलब कि हमें आज या फ्यूचर में उसे पेमेंट करना है। हमने पे नहीं किया है, हमने कुछ उधार में ले लिया है, लेकिन हमें पे करना है। तो जैसे जैसे लायबिलिटी बढ़ती जाती है, टेंशन चालू हो जाती है, ठीक है। तो हमें हमेशा ये सोचना है कि लायबिलिटी से बहुत दूर रहे, या फिर अगर हमें करना ही पड़ रहा है तो कम से कम करें, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा हो, कोविड में बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत आई थी, जो टू व्हीलर खरीद लेते हैं EMI पे, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, अपन क्या करते हैं, अभी तो इतने देने पड़ रहे हैं, ले लो। अभी डाउन पेमेंट मुझे 5,000 का करना है, मेरे पास 60,000 की गाड़ी आ जाएगी, है ना। लेकिन ये कभी मत समझना कि आपकी वो गाड़ी के पैसे बाद में नहीं भरने पड़ेंगे, आपको उसकी EMI टाइम से भरनी पड़ेगी। और किसी भी बैंक में अगर एक बार आपकी EMI डिफॉल्ट हो गई, अगर किसी भी बैंक में एक बार अगर आपका कोई भी लोन रीपेमेंट डिफॉल्ट में चला गया, आपकी सिबिल खराब हो जाएगी। सिबिल मतलब क्रेडिट रेटिंग, आपको फिर लाइफ में कभी भी लोन नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। लोग घर बनाते हैं, घर के ऊपर हाउसिंग फाइनेंस लेते हैं, फिर EMI पे करनी होगी, डिफॉल्ट हो गई तो आपकी सिबिल खराब हो जाएगी, कभी भी दूसरा लोन नहीं मिलेगा जब तक कि आप फिर उसको वापस पूरा सेट ऑफ नहीं करोगे।
तो दिस इज ए वेरी कॉशियस थिंग। लाइबिलिटी को कम से कम रखना। मेरी जितनी इनकम है मैं उसमें समझ के ही मेरी उधारी करना। कभी भी किसी को प्रमोट भी नहीं करना है। यार 5,000 तो लग रहे हैं, हर महीने कर लेंगे 5,000, अगले महीने 5,000 की कमाई नहीं हो पाई तो क्या करूँ? तो बड़ा सोच समझ के लोन लेना चाहिए, बहुत सोच, क्योंकि EMI बहुत भारी है। अभी कोविड में अच्छे बैंक मैनेजर्स, बड़ी पोस्ट के लोग, सबको बहुत दिक्कत आई है। बड़े हाउसिंग लोन 2-5 लाख के नहीं, 2-2 करोड़ के लोगों ने लोन ली। अब EMI, सैलरी तो आ नहीं रही। फिर गवर्नमेंट ने कुछ राहत दी उसकी कि 3 महीने तक की EMI माफ़ की जाएगी ड्यू टू कोविड। लेकिन कोविड के 10 बार कौन सी स्थिति अच्छी हुई? तो आपको अपनी लायबिलिटीज, अपनी एसेट्स को देख के लेनी चाहिए कि कभी अगर मेरे को पे करना हो तो ये बेच के